माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे जहाज पर मैं कॉलेज खोलकर बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने का काम किया। चलो, इनको धन्यवाद। अगला प्रश्न है। मैं निवेदन ये कर रहा था, जो आपने आंसर दिया इसमें 3 खंड है, जो क्वेश्चन इसमें 2 खंड है, एक तीसरा कहां से आ गया? नहीं, मेरे पास तो तीनों है प्रश्न। उत्तर एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ, ये सही। अगला प्रश्न है श्री मांगेलाल मीणा। क्वेश्चन संख्या 2068। क्वेश्चन संख्या 2068। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ राजस्व गांव धौराला में 27 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ग्राम मुंडजोड़ी में 27 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिन्हित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय समय पर लिखा गया है। लक्ष्मणगढ़ में उक्त चिन्हित भूमि के आवंटन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौराड़ा और मुड़जोड़ी में कब चिन्हित की गई थी जमीन, और उसके बाद कलेक्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास केवल पत्राचार के अलावा और कोई काम नहीं किया। अब कब तक इसको विकसित किया जाना करेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को भी और पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग न केवल जो ज़मीनें आज उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आगे के लिए भी ज़मीनें चिन्हित करके लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक का मतलब है कि तुरंत आज ही हम उन सारी ज़मीनों पे इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहे। जब डिमांड आएगी तब जब डिमांड बेस्ड होती है, डिमांड आएगी हम डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री चालू करेंगे। यहाँ तक कि जो अब धौराला की बात है, ये अग्रिम चरण में है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता सकता हूँ। और जो लक्ष्मणगढ़ की ज़मीन है वो उद्योग भू उपयोग उसमें शामिल नहीं है, बिकॉज वो एनसीजेड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोई दूसरे का इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। ये आज का स्टेटस है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या उसका विस्तार करने की प्रावधान है? क्या विस्तार करने की योजना है आपकी, और कब तक विस्तार करोगे उसका? अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। धौराला जो अभी हमने चिन्हित करी है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर है। राजगढ़ शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। इसमें डोलोमाइट की प्रोसेसिंग हो रही है। उसमें भी अब दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं माइनिंग के लिए, उस माइनिंग की वजह से वहाँ पर जो इंडस्ट्री की यूनिट्स लगी हैं उनका काम भी धीमा हो गया है। लेकिन अभी भी वहाँ पर तकरीबन 4 प्लॉट हैं जो खाली हैं। मैं टोटल बताता हूँ, वहाँ पे 114 प्लॉट हैं, जिसमें से 110 अलॉटेड हैं। 4 प्लॉट राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ही खाली पड़े हुए हैं और 104 प्लॉट अंडर प्रोडक्शन है। 40 एकड़ भूमि है, जिसके अंदर से 25 एकड़ को हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर शामिल करा है। बाकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एरिया है। तो स्पेसिफिक है कि राजगढ़ के अंदर अभी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ही खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी को जरूरत होगी तो वो 4 प्लॉट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए अगर डिमांड आती है तो हम निश्चित रूप से जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है। छोटा सा निवेदन माननीय मंत्री जी, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा। आपके डिपार्टमेंट ने 5 बार लेटर लिखा है जमीन आवंटन करने के लिए, तो क्या कलेक्टर या सरकार की मंशा नहीं है क्या वहां जमीन अलॉट करने की? जब भूमि चिन्हित हो गई और आप खुद जो है अलग अलग मैं देख रहा था 2025 में 24 में आप 5 बार डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखा गया है भूमि का अलॉट करने का, तो न तो ना की जा रही है न हाँ की जा रही है। तो सरकार सामंजस्य तो बैठाए। माननीय मंत्री जी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लीडर ऑफ अपोजिशन की, और उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले चिन्हित ही 2021 में की गई थी। तो 2021 से लेकर 2023 तक अलॉट नहीं हुई, तब आपकी सरकार थी, है ना? तो हमने तो बार बार लेटर लिखा
और आज मैं सदन को यह भी बता रहा हूं कि ये धौराला की जो जमीन है वो रीको को मिलने के लिए अग्रिम चरण में है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रभान सिंह। प्रश्न संख्या 95 माननीय मंत्री जी। खंड 1 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल मांग अनुसार वर्तमान में 289.1 लाख लीटर पेयजल उत्पादन कर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वार्डवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं बदेसर में अव्यवस्थित सभी 266 ग्रामों में विभाग की विभिन्न योजनाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल संवर्धन योजना की अमृत 2 योजनागत राशि रुपये 45 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 6/2/2023 को जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 25/7/2025 को जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में योजना का कार्य प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्थित सभी 266 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु योजना की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। माननीय सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से ये बताने का कष्ट करें कि आज कुछ वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा में अनेक पंचायतों और जुड़े गांव में अंदर चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी पहुंचाने की घोषणा हुई थी, पर आज की स्थिति 1% कार्य भी इस योजना का धरातल पर नहीं पहुंचा है। सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, इस योजना का कब तक क्रियान्वयन होगा, कब टेंडर होगा, कब तक इनको काम चालू कर देंगे और कब तक काम ये पूरा हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़ विधानसभा की पूरी में जिले के साथ साथ विधानसभा की बताना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2024-25 टोटल इस में एक चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति और बदेसर पंचायत समिति ये 3 है, जिनमें 221 गांव चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में 45 गांव बदेसर में, टोटल 266 गांव है। इनमें लगभग 14 गांवों के अंदर सिंगल पे विलेज योजनाओं में लगभग राशि 21.88 करोड़ रुपए की घर घर जल कनेक्शन जारी किए जाने की स्वीकृति जारी कर उक्त सभी गांवों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बड़ी योजना वृद्धि परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति बेगू, बेसरोगढ़, गंगरा, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण, बदेसर और निमेड़ा के कुल 648 ग्राम में डाणियों को चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 207 ग्राम एवं पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम मेढाणिया वृहद पेयजल परियोजना राशि 2245 करोड़ में स्वीकृत है। उक्त परियोजना में फेज द्वितीय के पैकेज 2B में, जिसमें पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 204 गांव में पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम सम्मिलित है। इसके हमने पहले भी टेंडर लगा दिए थे। उसके क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में कई गलतियाँ हुई थी, फर्जी सर्टिफिकेटों की वजह से सारी है, तो पारदर्शिता बरतने के लिए 3 पेपर में कोरिजेंडम निकालने की वजह से विभाग चाहता है कि पहले कुछ छोटी मोटी भी गलती नहीं रहे। सभी अधिकारी पुराने कार्यकाल के हिसाब से डरे हुए हैं, तो उसमें देखने की वजह से जब इसका जो कोरिजेंडम जो NIT जो पब्लिश की तो 3 पेपर में नहीं निकल के 2 में गई थी। इसकी वजह से दोबारा कैंसिल करना पड़ा, वरना उसका हम वर्क ऑर्डर दे रहे थे। उसकी कल फाइनेंस कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग है, कल हम उसकी टेक्निकल बिट खोल के इसी महीने में इसका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। 100% जो आपके शहर की और एक गांव की जो 266 गांव है, मार्च 2028 से पहले आपके हर घर में पानी पहुंचा देंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 96 जिसका उत्तर मुझे प्राप्त हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान में स्थित 84 विधानसभा एक बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ की जनता सरकार के निर्णयों पर हमेशा तरसती भरी निगाहों से देखती है। प्रश्न पूछो। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा मंत्री जी से कि क्या सरकार अमरपुरा बांध में उपलब्ध जल का उपयोग करते हुए अतिरिक्त कमांड क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार रखती है या नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 84 से आने वाले माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं
कि अमरपुरा बांध में अधिशेष जल उपलब्धता, निर्मित नहरों की जल प्रवाह क्षमता एवं उपादेयता के अनुसार गुण अवगुण के आधार पर इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र 84 हेतु सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव जनजातीय विकास विभाग को भिजवाने का विचार रखती है या नहीं, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु उचित स्थान का चयन कर जल प्रवाह अनुकूल पाए जाने पर प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृत करने हेतु भिजवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्या श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 97। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, भामनिया जी पूछे। खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जन सहभागिता द्वारा 30/70 के अनुपात में 30 विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत राशि 337.45 लाख टीएडी से दे की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। विवरण पृष्ठ पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, जनजाति भागीदारी योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध जनजाति हिस्से की राशि 40% प्रथम किस्त के तौर पर हस्तांतरित किया जाता है। इसके पश्चात हस्तांतरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्राप्त होने पर जनजाति हिस्से की शेष राशि हस्तांतरित की जाती है। अब तक पूर्ण हुए कार्यों के पेटे किए गए भुगतान का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 2020, 21 और 22 के भी काम अभी तक इसकी यूसी और अंतिम भुगतान नहीं हुआ है, इसका क्या कारण? अध्यक्ष महोदय जी, अरे बोलने तो माननीय सदस्य, उनको सुनो तो। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आप दोनों का कंपटीशन है। 30 कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 3 कार्य प्रगति पथ हैं और 4 चालू हैं। पूर्ण कार्यों का जो आपने ये पूछा है कि भाई ये जो 2022-23 के काम हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ 2022-23 में ग्राम पोपटाली, ये सारे नाम लूँगा तो बहुत है, लेकिन इसमें काम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काम है। ये 10 काम है जो पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ तो जाते जाते स्वीकृत किए, कुछ जाने से पहले स्वीकृत किए, और ये काम अभी हमारे आने के बाद में इनको हमने पूरा भी किया है और पूरा करने के बाद में पैसा भी हस्तांतरण किया है। और कुछ काम अभी जो पैसा हस्तांतरण हुआ उनके यूसीसी आना बाकी है, वो यूसीसी आएगी तो हम। माननीय सदस्य नो। माननीय सदस्य, आप जब आपका नंबर है तब आप जरूर बोलना। इशारा नहीं है। आपकी समस्या क्या है? आपने तो उनको जाते जाते स्वीकृत किए, अब हमने इनको पूर्ण किया, कुछ काम पूर्ण नहीं हुए। ये काम है जो नहीं पूर्ण हुए, जो मैं बताता हूं आपको। आपकी सीसी सड़क है डागलियों की पंचोली से पेड़वास की और लिंक रोड है, इसकी यूसीसी समझना अभी दिन है, अब होगी दिलाऊंगा। इसी प्रकार दूसरा है आपकी सीसी सड़क निर्माण कार्य बुजड़ा से अमला बाबजी तक, ये भी अंतिम किस्त का भुगतान आयुक्तालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण रुका हुआ है। ऐसे ये सारे हैं, तो इनका जैसे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आएगा तो भुगतान कर देंगे। दूसरा आपका सवाल क्या था, आपने क्या पूछा था? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इसका धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में पूर्व सरकार का काम को ये पूरा कर रहे हैं। वो जो लास्ट भुगतान जो उनको देना है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि
मैंने पता किया है, भुगतान आपने भेज दिया है मगर पंचायत तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए वो जो कब तक पहुंचा देंगे और उनको कब तक राहत देंगे, और हमारे जन सहभागिता का काम की थोड़ी सी मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे तो हमारी जनता को, पूर्व सरकार ने तो लाभ नहीं दिया मगर हमारी सरकार में हमारे जनजाति परिवारों को अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप कोई बोल रहे हैं क्या उस पर? ये बोल रहे हैं उसके बाद। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि भाई जो पैसा पहुंचा नहीं है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा रिलीज हो गया। रिलीज हुआ तो कहाँ अटका हुआ, इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आजकल डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, तो फिर कहाँ गया बीच में, खाता नंबर चेंज हो गया क्या? मैं माननीय अध्यक्ष जी, देखो मैं तो इनके लोगों को बधाई देना चाहूंगा, मंत्रियों को। कन्हैया जी ने जवाब दिया 2.25 साल में एक भी योजना पूरी नहीं हुई है, जितनी पूरी थी ना पिछली सरकार की थी। आपका जो जवाब है, आपने 30 काम बताए, 30 काम में जो पूरे हुए ना वो टोटल पिछली सरकार के थे। आपने 2.25 साल में जो है ये 26 नंबर से 30 तक 5 ही काम मंजूर किए हैं, और 5 के 5 जो है 4 तो शुरू नहीं हुए हैं और 1 प्रगति पे है। और फिर भी कह रहे हो साहब हमारी सरकार, हमारी डबल इंजन। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं साहब, इनसे पूछो कि ये जो पूरे 2.25 साल में कितने काम पूर्ण कर दिए, वो काम बता दो। कंप्लीट काम कितने हुए हैं 2.25 साल में? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, काम हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करने के बाद में एस निकलती है, एस के बाद में टीएस आती है, और टीएस आने के बाद में एफएस निकलती है। तो जब तक टीएस नहीं आएगी तब तक हम एफएस नहीं निकालेंगे, और एफएस होने के बाद में इन कामों को पूरा करेंगे हम लोग। पैसे नहीं जा रही है, कोई घर से थोड़ी कराएंगे। सही कह रहे हो आप। अगला प्रश्न है। एफएस जारी होती है, पैसे पहुंचते ही नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पीतर राम सिंह काला। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला? मैंने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करना क्या विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री महोदय ने जलेबी की तरह से गोल गोल क्या कि घुमा के और परिपत्र संलग्न लिखे हैं, उसमें लिखा है प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और परिपत्र 10/8/16 और परिपत्र 10/9/21 की प्रति संलग्न की है। जबकि मैंने प्रश्न पूछा था कि कटानी का जो रास्ते दर्ज करने का विचार रखती है या नहीं, और करती है तो कब तक करेगा? तो प्रश्न, मूल प्रश्न है, उसका उत्तर दिया सर पहले तो। माननीय मंत्री जी। मेरे को वैसे माननीय मंत्री जी, उत्तर जो है ना जो उन्होंने पूछा है उसको तो नहीं लग रहा है, अब आप उत्तर दे दीजिए। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के संबंध में वर्तमान में राजस्व कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत प्रावधान विद्यमान है। आप तो ये बताएं इनको कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटानी राशि दर्ज करने का विचार रखती है कि नहीं? मैं यही बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह विचार है कि जनहित में मेरे को पूरा जवाब देने दें, क्योंकि राजस्व में पूरे नियम कायदे के अनुसार है। अब ये जो मैंने जो जवाब दिया है, प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते में दर्ज करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अरे विचार रखती है कि नहीं, हाँ या ना में पहले ये तो बताना पड़ेगा इनको, फिर आप डिटेल दे दो उनको। नहीं करना चाहते, नहीं हाँ करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए ना, तभी तो। और आप दीजिए आप दीजिए। प्रचलित रास्तों को नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार ने अनेक प्रचलित रास्ते राजकीय अथवा निजी खातेदारी भूमि में होकर गुजरते हैं,
जिनका वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं है। ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्तों का अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सब जगह आती है। एक मिनट सुन लेना, आपके भी आती है। आप सुन लेना पहले, अरे सुनो, सुनने के बाद बोलना। आप बोलिए। आप निकाल देना, पहले निकाल देना। अरे उत्तर सुनिए पूरा। भू राजस्व अधिनियम की धारा आप बोलो। 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम माननीय 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार मैं इसका विस्तार भी बताना चाहता हूं। इस नियम 58 में गश्त गिरदावरी के माध्यम से, 59 में नक्शे के संबंध में के माध्यम से, 60 में नक्शे के दुरुस्ती के संबंध के माध्यम से, 66 खेतों के विभाजन के संबंध में और 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में कटानी रास्तों का काम किया जाएगा। साथ में ही उपनिवेशन क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, आपका 2 लाइन का ही है, आप तो देना चाहते हो नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? उत्तर दे दो ना। अलग अलग नियम है साहब। अलग नहीं, आप तो इसका ही बताओ। राजस्व विभाग का अलग है, इसके उपनिवेशन विभाग का अलग है, अगला प्रश्न। सरकारी जमीन का अलग है, जवाब नहीं है। जमीन का जवाब नहीं है। जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए नियमों के अंतर्गत। माननीय मंत्री जी, हो गया, अगली बार इसको दे। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न उत्तर दिलाऊंगा। अरे उत्तर दिलाऊंगा। 99 सर, मुझे जवाब मिल गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से। अरे भाई हो गया। अरे जवाब नहीं आ रहा तो इसको मंत्री जी यही नहीं बता रहे कि ये इसका जो है दर्ज करेंगे। यही नहीं उत्तर। इस प्रश्न का दोबारा इसको दोबारा दिलवाएंगे। हो गया, ठीक है। चर्चा करो। अरे विराजिए, अगला प्रश्न आ गया। डॉक्टर सुभाष गर्ग। सर, प्रश्न संख्या 99 मुझे जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने प्रश्न के का में जवाब दिया है कि आवासहीन पात्र परिवारों के चयन हेतु सर्वे का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा था विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवासहीन हैं, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ये प्रश्न का जो उत्तर दिया गया बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय को कि राजस्थान होमलेस। उत्तर ही नहीं सुना आपने। सर, एक मिनट। तो उत्तर तो वो मंत्री जी को तो बोलने दो पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे ये कह रहे हैं लेकिन मंत्री को तो बात सुनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नीति जारी की थी, शायद वो आपने देखी होगी, राजस्थान होमलेस अपलिफ्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2022, जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि आश्रयहीन परिवारों को सर्वे करके और उनको उचित आवास या जगह दी जाएगी और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का फॉर्मेशन का प्रावधान है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से, क्या कलेक्टर ने, जिला कलेक्टर ने भरतपुर में इस नीति के तहत जब से ये नीति लागू हुई और आज तक कोई बैठकें आयोजित की सर्वे करवाने के लिए, हाँ या ना? फिर दूसरा पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधायक महोदय का आपका प्रश्न है आवास विहीन से संबंधित। आवासहीन का की बात कर रहा हूं और मेरा पूरा तो क्वेश्चन मैं आवास विहीन का जवाब दूंगा। और आवास विहीन में जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो पात्रता पूरी करता है उनको आवास आवंटित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवास
स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अगर आप ये पूछते कि भरतपुर शहर में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता। एक मिनट इनको दे दिए, अरे पहले इनको बोलने दे। आपका प्रश्न जिससे संबंधित था उसका जवाब मैंने दे दिया। और आपके भरतपुर में 2016-17 से लेकर अब तक 302 पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। विगत 2 वर्षों में पात्र व्यक्तियों की संख्या 54 है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में जो योजना की दिशा निर्देशिका है उसके अनुसार आवेदक स्वयं ही योजना के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसका भौतिक सत्यापन नगर निगम द्वारा किया जाता है और भौतिक सत्यापन करने के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाती है और भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। माननीय सदस्य महोदय, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि राजस्थान होमलेस एंड अपलिफ्टमेंट पॉलिसी 2022 के तहत आवास भी, पहले मेरे को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। जब आपका प्रश्न मेरे पास आएगा उसका जवाब ढूंढूंगा। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरे को पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपका प्रश्न है सर, एक मिनट बताइए, जिस प्रारूप में मेरे पास आएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने परिवार आवास विहीन हैं, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आवास विहीन, और मैं बात वही कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पूछा ही नहीं है, ना शहरी की पूछा है, ना ग्रामीण का पूछा है। मैंने पूछा है कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में कितने परिवार आवास विहीन हैं, और यह जो पॉलिसी 2022 कहती है, आप पॉलिसीज को रखवा लीजिए उसको। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मंत्री जी, आप बोल लेना बाद में। उस पॉलिसी को दिखवा लीजिए, क्या उस पॉलिसी में आवास विहीन परिवारों का सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं, और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रावधान है या नहीं? हाँ या ना में जवाब मांग रहा हूं बस। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने प्रश्न को भी खुद को ही गलत पढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है आपने, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है खंड संख्या, अरे भाई खंड संख्या खंड 2 में पढ़ो, आप पढ़ो। अरे कहाँ, ये देखो ना, लिखा है इसमें, आपका गलत आ रहा है। वो खंड 2 में, अरे भाई ये इसमें आप खंड 2 में, खंड 2 में है ना। अरे वो 2 में, सुनिए, मैंने 2 में लिखा है, वो खंड 2 में। मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, खंड 2 पे तो मैं आया ही नहीं, पूछा ही नहीं है। नहीं, ये क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, संरक्षण दीजिए। मुझे बताइए, मैं खंड 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, खंड क में तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, सब व्यवस्था दे दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिसके पास खंड नहीं है, आवासीय खंड नहीं है, वो भी जानकारी सदन को दी जा सकती है, और प्रधानमंत्री आवास के अंदर जितने पात्र हैं अपात्र हैं वो भी जानकारी दी जा सकती है। इन दोनों से ही तालमेल रखता है इनका प्रश्न। तो ये गुगली नहीं है कि मैंने प्रश्न ये पूछा है लेकिन जवाब कुछ और हो रहा है। हम दोनों उत्तरों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज जो एक अरे सुनिए, अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं। अरे आप अध्यक्ष जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने अनुमति दी है, यहाँ दूंगा मैं। जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर की तैयारी करके मंत्री आए। ये मेरा काम है, दिलाऊंगा। अरे आप तो बिराजो, अरे आप क्यों बोल रहे हो?
जो प्रश्न पूछा मंत्री गया है खड़े हो उसका गए। उत्तर देने को तैयार है। आपके मंत्री खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को भी ये बताना चाहूंगा और पूरे सदन को भी ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई थी। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों की सर्वे करके गणना करवाई गई थी। बीपीएल सर्वे के बाद 2012 में पंचायतवार उस पंचायत में जितने आवासहीन परिवार थे, सर्वे के बाद उनकी सूची बनी थी और सूची बनने के बाद जितने लक्ष्य आवंटित होते थे, प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जारी की जाती थी। उसके बाद अरे आप नहीं नो उत्तर सुनना पड़ेगा। नो क्या चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते क्या हो आप लोग? उत्तर सुनना पड़ेगा आपको। नहीं उछल क्यों रहो? क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्या हो? नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य, बात करनी हो तो नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य, बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। अब जानकारी सुननी पड़ेगी, फिर आपको मौका दूंगा। उनका मंत्री जी को बोलने का अधिकार है। मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिए। जब अगर आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसके क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। हाँ तो मैंने कर दिया, मैंने अनुमति दी है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का जवाब 2.0 उसके जो दिशा निर्देश आए हैं, उस दिशा निर्देश में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है और शहर में जो आवासहीन व्यक्ति है वो अपनी पात्रता से संबंधित कागजात के साथ उसमें आवेदन करेगा। शहरी निकाय उसकी पात्रता की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो पात्र व्यक्ति पाए जाएंगे उनकी सूची भारत सरकार को प्रेषित करेंगे और भारत सरकार स्वीकृति जारी करने के बाद हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ प्रदान करेंगे। बहुत सही। आपके दो हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को ऐसा लग रहा है सरकार कंफ्यूज हो अनुमति गई। दी है इनको, आपके दो हो गए, सरकार को अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप राजो, ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। 2 क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है ना मेरा। तो पहले का क्लियरिफिकेशन था, उसमें मैं बोला था। चलो पूछो। दूसरा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि 2010-12 में सर्वे करवाया गया था। आपके सामने दिया, सदन में दिया। सुनिए, अरे विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होता है। मैं तो केवल पूछ रहा हूं, एक तो उसका भी संख्या का विवरण दे सकते थे। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं 2022 में राजस्थान सरकार पॉलिसी लाई या नहीं लाई, मैंने ये पूछा था सर, और कुछ मैं पूछा ही नहीं। उस पॉलिसी में प्रावधान है या नहीं सर्वे करवाने का, ये मैंने पूछा 2022 की में, बस। और मेरा कोई इसके अगला कोई मकसद नहीं, वो पूछा था मैंने, उसका जवाब ही नहीं है सर। राजो, माननीय मंत्री जी, नो गोपाल जी, नो। आपके भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1417 निर्माणाधीन आवासों की संख्या है। उनमें से 1144 पूर्ण हो गए, यानी 80.73% पूर्णता हो चुकी है। अब
अगर आप को भूमिहीन परिवारों की संख्या चाहिए तो मैं जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर प्रश्न का भाग नहीं था, भाग नहीं होते हुए भी आपको प्रेषित कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है जैसे वैसे यहाँ एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, आप जबरदस्ती एडवोकेसी कर रहे हैं। बोल रहा माननीय प्रश्न पूछने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार नहीं है। आप प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछेंगे तो हम एतराज करेंगे। मैंने सच्चाई कह दी तो बताओ, कह रहे हैं कि भाषण दे रहा हूं। ये माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवास विहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं, आवास विहीन का प्रश्न पूछा था और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली, तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवास विहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए हो गया, बात एक ही है। आप प्रश्न पूछो ना, जो क्वेश्चन है मंत्री से प्रश्न पूछो। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, प्रश्न ये है कि जिनके पास मकान नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है उन्होंने, और जो जवाब आया वो गलत आया। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी का मापदंड पूछा है, उस पॉलिसी की प्रक्रिया पूछी है, आपको पॉलिसी बतानी चाहिए, ना कि मंत्री जी को गुमराह करना चाहिए। आप खुद ज्यादा काबिल होने के चक्कर में मंत्री जी को मरवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक महोदय के प्रश्न में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। चलिए, अब उन्होंने प्रश्न से इतर भूमिहीन परिवारों की संख्या के बारे में प्रश्न किया है। चलिए, जिसके पास भूमि ही नहीं है तो आवासहीन कहां से होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन उसके पास भूमि होगी, वो तो बेघर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वो बेघर कहलाएगा, आवासहीन नहीं कहलाएगा। जिसके पास रहने की ठोर नहीं है वो बेघर कहलाता है, और जिसके पास रहने की ठोर है और पक्का मकान नहीं है वो पक्का आवासहीन कहलाएगा। अगला माननीय कैलाश वर्मा, माननीय कैलाश वर्मा, प्रश्न संख्या 100। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बगरू में अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता स्तर के स्थित ऊर्जा विभाग में संचालित कार्यालयों का विवरण पृष्ठ अ पर उपलब्ध है। खंड 2 नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। राजस्थान सरकार ने अनुमति पत्र क्रमांक F29 ऊर्जा 2017 दिनांक 13/3/18 परिशिष्ट ब के द्वारा नवीन उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय के सृजन किए जाने हेतु मापदंडों का निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है। नवीन कार्यालय के लिए सहायक अभियंता के लिए 22,000 उपभोक्ता की एक मापदंड है, और शहरी के लिए 28, ग्रामीण के लिए 22,000 और शहरी के लिए 28,000 उपभोक्ताओं का मापदंड है। और औद्योगिक है तो वहाँ 50 MVA से लेकर के 250 MVA तक का मापदंड है लोड का। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में ऐसे कौन से JN कार्यालय है जो IN स्तर के ऊपर क्रमोन्नत होने के मापदंड पूरा करते हैं? मेरा पहला पूरा क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
बगरू से आने वाले सदस्य ने पूछा है कि उनके क्षेत्र में जो ऐसे कार्यालय हैं, सहायक अभियंता कार्यालय, उपखंड कार्यालय, जो मापदंड पूरा करते हैं सहायक अभियंता के लिए, तो उनमें बड़के बालाजी व गोनेर में वहाँ उपभोक्ताओं की संख्या मापदंड के अनुसार ज़्यादा है और उन दोनों सहायक अभियंता कार्यालयों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए वो मापदंड पूरा करते हैं और इसके ये दोनों ही कार्यालय सहायक अभियंता जहाँ अतिरिक्त अधिकतम संख्या है और उसके बारे में जो आपने पूछा है वो दोनों को अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिए ये प्रक्रियाधीन भी है और इसका प्रस्ताव बनाकर हम वित्त विभाग को भेज करके और प्रयास करेंगे कि वित्तीय उपलब्धता अनुसार इन दोनों सहायक अभियंता कार्यालय में एक एक कार्यालय और नया खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय के जवाब के बाद में, जैसे पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और पूरे जयपुर के रिंग रोड की जैसे पुराना घाट से लेके और मेन बगरू तक पूरे हाईवे से कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और लगभग 220 केवी के जीएसएस सीतापुरा, इंदिरा गांधी नगर, गोनेर, बगरू, वाटिका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के अंदर, सीतापुरा, पुराना घाट, बगरू, बालावाला के अंदर स्थित है। मगर अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब भी दिया और ये जवाब इनका सार्थक भी है, सरकार के पास में वित्तीय अनुबंध भी होता है, वित्तीय प्रबंधन भी होता है, उसी के माध्यम से जीएसएस कार्यालय या बिजली की योजनाएं आती है, वो बात बिल्कुल सही है। मगर जो स्थान माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गोनेर जगदीश महाराज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है और बड़के बालाजी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान है। अरे मैंने 20 साल से देख रहा हूँ सब जगह। मेरा एक बार क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो। आपकी समस्या क्या है? कोई भी बोलता है हर चीज में प्रश्न पूछो। बीमारी है क्या कोई? अरे प्रश्न पूछो। नहीं अध्यक्ष जी, मैं ये बता रहा हूँ, मंत्री जी जवाब देंगे, मैं अगला करेंगे। ये क्या माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पूछो। मुझे अगला होने दो इसको। आप प्रश्न पूछो। आईएन कार्यालय बड़के बालाजी और गोनेर जो आईएन स्तर के ऊपर क्रमोन्नत हो सकते हैं, मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं, मगर ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे पात्रता रखते हैं, इनको हम कब तक क्रमोन्नत कर देंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखिए, जो बगरू में हमने माननीय अध्यक्ष जी पूर्व में भी 2 सहायक अभियंता कार्यालय को क्रमोन्नत किया है, एनआरआई और सीतापुरा। अब इनका जो ये दोनों क्षेत्र है, यहाँ भी अधिकतम उपभोक्ता हैं और मापदंड पूरा करते हैं। हम इस विधानसभा में ऑलरेडी पूर्व में 2 कार्यालय खोल चुके हैं सहायक अभियंता के, और जो अधिकतम उपभोक्ता है उसके लिए हम वित्तीय प्रबंधन के अनुसार हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को जाएगा। जैसे हमें स्वीकृति मिलेगी निश्चित रूप से उस पर खोलने का प्रयास हम करेंगे। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र। प्रश्न संख्या 101। माननीय मंत्री मेरे को उत्तर आ गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र महुआ में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी एवं वृद्धजन ऐसे हैं जिनके पास परिवहन के साधन नहीं है। क्या सरकार जनभावनाओं को देखते हुए वंचित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को मुख्यालय महुआ से बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसमें मैं इनकी विधानसभा में महुआ से 172 बसें इनके महुआ से चलती है, संचालन होती है। और हमने इन्होंने ये भी पूछा था कि 2022 से अब तक कितने गांव जोड़े गए। हमने केवल और केवल माननीय भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में इनके 12 बसें इस विधानसभा में चलाई है। और मैं बताऊं आपको, दौसा से बयाना
पीपलखेड़ा बालाहेड़ी मोड़ महुआ 2 बसें यहाँ चल रही है। आपके दौसा जयपुर बयाना पीपलखेड़ा बालाहेड़ी मोड़ महुआ 1 बस चल रही है। दौसा टोडा भीम जगतपुरा यहाँ पर 1 बस चल रही है। गाजीपुरा मोड़ पावटा, दौसा मंडावर खाटू श्याम जी, नांगल और रशीदपुरा जटवाड़ा, महुआ समलेटी मौजपुर और बालाहेड़ी मोड़ पीपलखेड़ा यहाँ पे 1 चल रही है। दौसा मंडराइलवाड़ी पीपलखेड़ा बालाहेड़ा मोड़ महुआ काजीपुरा मोड़ मनोहरपुर यहाँ पे इनके 1 बस चल रही है। और फिर महुआ में दिल्ली के लिए 1 बस चल रही है। धौलपुर जयपुर के 1 बस चल रही है आपके वहीं से, और धौलपुर जयपुर महुआ के लिए 1, धौलपुर जयपुर के लिए 1 और 12 भरतपुर महुआ के लिए 2 बसें चल रही है। ये तो हमने 2 साल में इनके 12 बसें चलाई है और इसमें तकरीबन हमने इतने गांव जोड़े। बाकी इनके जो हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे निविदा निकाल रखी है इन्होंने ग्रामीण बस सेवा के लिए, उसमें आपके करीब 32 ग्राम पंचायतें हमने जोड़ रखी है और इसके अलावा आपकी 21 ग्राम पंचायतें और बच रही है जिसमें हमने ग्रामीण शेयरिंग मॉडल में और आपकी निविदा अगर आप बता देंगे और भी आपके गांव जोड़ेंगे तो हम निविदा निकाल के आपके बसों का संचालन करवाएंगे। हो गया? दूसरा एक और भाई साहब मेरा पूछो। बालाहिड़ी जो नेशनल हाईवे है 21, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और करीब 20-25 गाँव का जुड़ाव इस मार्ग से रहता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर करीब जयपुर, भरतपुर, आगरा तक लंबी दूरी की बसें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बसों का ठहराव नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि आप बालाहिड़ी बस स्टैंड पर बसों का ठहराव करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरा वहाँ सर्वे करा के अगर वहाँ लोड फैक्टर इतना आ रहा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह। प्रश्न संख्या 102 और मेरा जवाब आ गया है। पूरे पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में जिला खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के उपरांत राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कितना बजट तो आवंटित किया गया है और कितने पद उसके अंदर सृजित किए गए हैं, कितने पदों पर नियुक्ति हुई है तथा अब तक जिले में खेल कूद प्रतियोगिता प्रशिक्षण कार्यालय से कितने खेल कूद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा क्या क्या कार्य आयोजित हुए हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि बहरोड कोटपुतली जिले के अंदर सबसे पहले तो बहरोड के अंदर ही वर्तमान में महात्मा गांधी स्कूल बहरोड के अंदर खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। उसके साथ साथ कोटपुतली के LBS कॉलेज के अंदर 4 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार के माध्यम से एक इंडोर हॉल बना हुआ है जिसमें कुश्ती और बैडमिंटन अभी संचालित हो रहे हैं। 3 कोचेज कुश्ती के लगे हुए हैं, 1 एथलेटिक का लगा हुआ है। LBS कॉलेज के अंदर ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल और एथलेटिक ट्रैक वहाँ पे बना हुआ है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र से करीब 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं। वो सारे कुश्ती के अंदर हैं। जसवीर यादव, धर्मवीर, सतपाल पूजा, ऐसे अनेक खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। माननीय सदस्य, हो गया? अगला प्रश्न। नवगठित, अरे साहब मुझे पूछो ना, मैं ये तो कह रहा हूं, अगला जिला प्रश्न तो पूछो कोटपुतली भाई। बहरोड में पूछो। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि आवंटन पर क्या विचार रखती है, तो हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमने वहाँ के जिला कलेक्टर को लिखा हुआ है कि वो ज़मीन आवंटित करें, लेकिन जो मापदंड है जिलों के अंदर, तहसील के अंदर, पंचायत के अंदर जो खेल की सुविधाएं हैं, उस मापदंड के अंदर मैं माननीय सदस्य का ध्यान खींचना चाहूँगा पॉइंट 3.7 कि क्या प्राथमिकता होगी राजस्थान राज्य के अंदर स्टेडियम्स बनने की। उसमें पहली प्राथमिकता है जहां लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और विधायक और सांसद कोटा उसके अंदर शामिल हो, ये पहली प्राथमिकता है। हो जाएगा, पर कितना?
मुझे जवाब भाई देने दो। आप ये कहो पूरा का पूरा विधायक कोटा लगा दो, वो तो संभव नहीं है। इसके अंदर कोई मापदंड तो होगा। अध्यक्ष महोदय, विराजो अध्यक्ष महोदय, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ, विराजो, उत्तर तो सुन लो। अरे उत्तर तो सुन लो। मैं सीधे बता देता हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही मंत्री उत्तर दे है। रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं सीधे बता देता हूँ कि 25 करोड़ माननीय विधायक को मिलता है। मैं तो केवल 4% मांग रहा हूँ इन्हीं के जिले के युवाओं के लिए। 4%, 1 करोड़ दे दीजिए, हम आपका एक अलग से स्टेडियम हम तैयार कर अगला लेंगे। प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि रुपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, उत्तर मुझे मिल गया है। प्रश्न संख्या 103 उत्तर मिल गया है। बोलिए, प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, गंगानगर जिले में, गंगानगर शहर में जिस तेजी से भूजल लेवल बढ़ रहा है और जो समस्याएं उस भूजल से उत्पन्न हुई है, गंगानगर शहर में वाटर लेवल 3 से 4 फुट पर आ गया है, जिसकी वजह से घरों में, बेसमेंट में, अंडर ब्रिज में आए दिन पानी भरता है और मोटर से निकालना पड़ता है। और कहीं तो 0 लेवल पर वाटर लेवल आ गया है, जहां खेती करना संभव नहीं है। अगर सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो गंगानगर जिले में पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रश्न पूछो। तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही प्रश्न है, क्या सीएम के बचाव के लिए सरकार के पास कोई योजना है तो क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सेम की समस्या का गंगानगर जिला, जो कि पंजाब से सटा हुआ जिला है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ये इस विधानसभा में कुल 6 विधानसभा पूरे जिले में, इनमें 3 विधानसभा में सेम से प्रभावित है। विधानसभा रायसिंह नगर, विधानसभा सूरतगढ़ और विधानसभा करणपुर। श्री गंगानगर जिले में सेम की समस्या के मुख्य कारण है सतह से कम गहराई पर क्ले एवं कंकर फॉर्मेशन के हार्ड पैन पर नहरों के रिसाव एवं बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। एक दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, पंजाब के मुक्तसर जिले जो बॉर्डर पे है, लगभग 15-20 वर्षों से जलस्तर ऊपर आने की समस्या पंजाब से चालू हुई है, क्योंकि वहाँ रेगुलर मैक्सिमम बाढ़ आते रहते हैं। धीरे धीरे ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में तरफ बढ़कर मुक्तसर अबोर के बीच में गत लगभग 5-10 वर्षों में बाढ़ में अबोर गंगानगर के बीच में हो गई है। ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ने से गंगानगर में कुछ जगहों पर जलस्तर ऊपर हुआ। इस वर्ष सतलज रावी व्यास नदी में गत वर्ष में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से करणपुर में भी बाढ़ के जलभराव की स्थिति बनी है, जिसमें गंगानगर बढ़ी है। और एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर एक पूरी, अध्यक्ष जी, ये जवाब तो आ गया, इन्होंने दे दिया है। कोई समाधान है? समाधान भी बता रहे हैं। समाधान बताएं। कारण जो, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से यहाँ मैक्सिमम हुई है। पूर्वी साथ की नहर की बॉर्डर के साथ साथ होने के साथ पानी का रिसाव हुआ है, क्योंकि नहर पाकिस्तान के खस्ता हालत की वजह से बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जिस तरह से सिंधु जल रोका, आने वाला ये भी रोकेंगे। और इस समस्या का समाधान भी बता रहा हूँ क्या होने वाला है। पहले ये तो पता लगेगा, मैक्सिमम बाढ़ रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की वजह से ये स्थिति हुई है। जन नहीं होती है वहाँ पे। राज्य सरकार सेम की समस्या के प्रति बेहद गंभीर और संवेदनशील है एवं सेम की समस्या के निवारण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री गंगानगर द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से बाजार, आवासीय भवनों के बेसमेंट एवं कृषि क्षेत्र में समस्या के अध्ययन, प्रबंधन, समाधान, सर्वेक्षण हेतु विभिन्न विभागों की एक सम्मिलित जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा श्री गंगानगर जिले की सीमा पर पंजाब की अबोर तहसील के सेम प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर वहां किए जा रहे प्रबंधन एवं निवारण का अध्ययन किया गया है। उक्त समाधान को श्री गंगानगर के सेम प्रभावित क्षेत्रों में दोहराए जाने की संभावना राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। भूजल विभाग द्वारा भी सेम की समस्या के निवारण हेतु क्षेत्र में मौजूद मॉनिटरिंग स्टेशनों के माध्यम से भूजल स्तर, भूजल गुणवत्ता की सघन निगरानी की जा रही है।
ये सारे उपाय करने के बाद में जो भी बेस्ट होगा आपके पसंद का समाधान इसके लिए 100% हम कोशिश करेंगे कि गंगानगर जिले में चाहे करणपुर हो चाहे गंगानगर शहर हो इसकी समस्या का अध्यक्ष जी, समाधान करेंगे। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। पहले उनको दूसरा अध्यक्ष जी बोल दूसरा तो पूरा फिर आपका भी उनसे ही एक ही बात है हमारी, एक ही बात है, प्रश्न की बात नहीं है। 1 मिनट बची है। आप तो ये बताइए आपकी क्या ठोस प्लानिंग है उसके लिए। अध्यक्ष जी आप पूछ रहे कारण हैं। गिना रहे हो, कारण तो हमें ही पता है, कारण तो माननीय सदस्य नहीं बताए। समाधान की उम्मीद है इस सरकार से। पूछ रहे हैं मेरी तरफ से। आपकी कार्य योजना क्या है इसके लिए? रेगुलर अरे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछा जाए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे खड़े होकर के हटने से प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा क्या? समाधान? अरे आप विपक्षी नेता खड़े थे, आपको पसंद नहीं है क्या? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, तो फिर अगर भूजल लेवल 0 हो जाए तो क्या वहां खेती हो सकती है, हाँ या ना? भूजल लेवल 0 हो जाए तो वहाँ पे जो नहरें हैं, नहरों की मरम्मत के लिए भी हमने करी है। जहाँ आवश्यकता है नहरों से पानी पिला के वहाँ पे सिंचाई होगी। भूजल लेवल 0 हो जाए तो क्या वहां खेती हो सकती है, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए। ये तो आप बताओगे, किसान आपको हाँ या ना जवाब दीजिए मंत्री जी। अरे ये कोई हाँ ना में उत्तर बताएगा? ये इनको कैसे पता पड़ेगा? अरे खेती हो सकती है कि नहीं? पूछो मंत्री जी। प्रश्नकाल समाप्त। कोई बोलना है? प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अमीन काग जी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनपोल जयपुर की बदहाल सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिले में गंग नहर से किसानों की सिंचाई हेतु आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध नहीं करवाए जाने के संबंध में, डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में CFCD प्रोजेक्ट को पूर्ण कर जल भराव की समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में, श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों के कार्य मुक्ति आदेशों को निरस्त नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय नोहर के ब्लड बैंक एवं ट्रोमा सेंटर का संचालन नवीन भवन में नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से झालावाड़ चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध चिकित्सालय में MRI मशीन के अभाव में उत्पन्न होने की से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में एवं निकाय चुनाव में सीटें निर्धारित करने एवं संबंधित प्रमाण पत्र नियमों का सरलीकरण किए जाने के संबंध में, श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किए जाने से विद्यार्थियों को हो रही आवागमन की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री थावरचंद सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित माँ बाड़ी एवं डे केयर योजना का संचालन पूर्व की भांति किए जाने के संबंध में, श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका बसेड़ी में अधिशासी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में वन भूमि पर प्लांटेशन हेतु की जा रही जूली फ्लोरा की आड़ में अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से बूंदी जिले में गत दिनों हुई हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री घनश्याम सदस्य की ओर से नगर परिषद करौली द्वारा शमशान
कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को राजनीतिक दल के कार्यालय हेतु आवंटन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों में आरटी के अंतर्गत अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की फीस का पुनर्भरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से प्रदेश में साइबर क्राइम में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, श्री घनश्याम, श्री मनोज कुमार सादुलपुर, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से हिंदू उत्तराधिकार नियम अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अधिकारी के दुरुपयोग से उत्पन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विवादों के संबंध में श्री रामनिवास गावड़िया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र परबतसर में राजकीय उप जिला चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में श्री धर्मपाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने के संबंध में श्री लक्ष्मण राम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2018 से 23 के मध्य निर्मित स्टेडियम एवं खेल संरचनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं के जांच के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में हुई सड़क दुर्घटना के मृतकों को विशेष सहायता दिए जाने के संबंध में श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ सदस्य की ओर से प्रदेश में जल सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में श्री ललित मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विद्युत दुर्घटना में मृत पशुधन का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु बजट उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से कोटा विश्वविद्यालय कोटा का नाम स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कोटा करने के संबंध में श्री रामस्वरूप लांबा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में रोडवेज बसों का सुचारू संचालन किए जाने के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से विधि महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार संचालित किए जाने के संबंध में श्री उदयलाल बडाना सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रजापत समाज की आवाकजवा प्रणाली को प्रदूषित रहित श्वेत सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से किशनगढ़ से कोटकुदली तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण में स्थानीय किसानों को होने वाली संभावित परेशानी के संबंध में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बहरोड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। शलाका द्वारा चयनित सदस्य सूची पर्ची आज दिनांक 4 फरवरी को शून्यकाल में बोलने के लिए प्राप्त 54 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं। श्री विनोद कुमार प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या के संबंध में श्री भागचंद टागड़ा प्रदेश के कुम्हार समाज द्वारा लोगों को बर्तन कलाकृतियों के निर्माण हेतु समुचित मात्रा में नियमित रूप से मिट्टी प्राप्त करने हेतु स्थान चयनित कर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर तक स्थान आवंटित किए जाने के संबंध में श्री डूंगराम गेदर खेजड़ी के कटान के विरुद्ध सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर बीकानेर में चल रहे पड़ाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खां अजमेर में बालिका द्वारा आत्महत्या करने संबंधी प्रकरण की जांच करवाए जाने के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, 26 जनवरी को
जब हम गणतंत्र का जश्न मना रहे थे, उसी दिन हिंडोली तहसील में बड़े नए गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और उसको मार डाला बेरहमी के साथ। प्रश्न ये नहीं है, इसके पिता के साथ, जो इसके पिता थे, वो 19/8 को इसी मुलजिम ने उनको किडनैप किया, बस से उससे एक्सीडेंट किया और उसको डाल करके 4 घंटे तक ये घुमाते रहे। उसकी रिपोर्ट भी 1 महीने बाद हिंडोली पुलिस ने दर्ज की और उसके परिणाम स्वरूप उसी व्यक्ति ने उनके लड़के को, जो जवान लड़का था, उसको 26 जनवरी को बड़े नए गांव में 4 आदमियों ने, जो सूदखोरी का काम करते थे, जो सूदखोरी से परेशान थे, उसको कत्ल करके मार दिया। इसके बाद 31 जनवरी को सर, 31 जनवरी को जवाहर नगर में 31 जनवरी को जवाहर नगर में कृष्ण गोपाल बेरवा अपने मकान के आगे सो रहा था, अपने मकान के आगे सो रहा था। रात को गाड़ी लेकर कुछ लोग वहां पहुंचे, रात को उसको किडनैप किया, किडनैप करके ले जा करके उसको मार डाला, उसकी कान की कड़ियां निकाली गई, उसके हाथों के कड़ूले निकाले गए, उसके गले का रावट छीना गया और उसको मार करके, ये केवल मेरे लिए नहीं है, पूरे सदन के लिए है जो बात की जाती है यहाँ पे, और उसको कत्ल करके और नदी में बहा दिया। जब सवेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए थाना नमाना गए और मैंने पुलिस से बात की कि ये किडनैप किया गया है, तो पुलिस का जवाब था नहीं, ये तो अपनी मर्जी से गया है। जबकि 2 घंटे बाद ही उसी व्यक्ति का कत्ल करके पास की नदी में डाल दिया गया और आज तक मुलजिम उनके गिरफ्तार नहीं हुए। मान्यवर, हालात बहुत चिंताजनक हैं। आपने अभी बोली का देखा होगा कि एक महिला के पैर काट करके उसको मार डाला और इसी प्रकार कोटा में तो एक कांस्टेबल भी किडनैप करने के लिए मारा गया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये जो गरीब, जो साधारण कौमें हैं, ये जब अपने मुआवजे की मांग करती है, अपने लिए मांग करती है, तो सरकार की कोई नीति नहीं है, केवल प्रतिकार के नाम पर देते हैं। और जो मार्शल कौमें हैं, जो मजबूत कौमें हैं और जो इस कत्ल पे धरना देती है, उनके लाखों रुपए का मुआवजा देती है। ये दुर्भावना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। कोटा में अलग डीजी कार्यालय है, पुलिस का नियंत्रण कोटा में अलग है। इनका राज्य मंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोटा में अलग कार्यालय है। मैं निवेदन करूंगा कि इनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार को ध्यान में आ गया? सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्याम बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर विषय है। मेरे जिले करौली में नगर परिषद द्वारा एक शमशान की भूमि और उसी में आधा भाग कब्रिस्तान की भूमि को राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए अलॉट करना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य और गंभीर विषय है कि जब हम शमशान की भूमि और कब्रिस्तान की भूमियों पे इस तरह राजनीतिक दल के कार्यालय बनाएंगे तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। और पिछले कुछ दिनों से तो उस भूमि पर वहाँ शमशान को भी और कब्रिस्तान को भी वहाँ से शवों को दफनाने के लिए सरकार, प्रशासन ने रोक लगा रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह अगर शमशान में ही अगर कोई राजनीतिक दल जाना चाहता है तो इससे सौभाग्य की बात है। जाओ आप मरघट में जाके कार्यालय बनाओगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके नगर परिषद करौली ने वहाँ एक विज्ञप्ति जारी की है कि हमारे मास्टर प्लान में ये भूमि शमशान भूमि है और उस शमशान भूमि 3 बीघा जमीन जिला कलेक्ट्रेट के सामने है और सामने वाली भूमि पर सरकार ने अतिक्रमण करके उस पर रोक लगा दी है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह रहेगा कि शमशान और कब्रिस्तानों की भूमि को तो छोड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग जारी कर रखी है और उस रूलिंग में ये आदेश दिया है कि जो ऐसी भूमि है, कब्रिस्तान की है या
शमशान की भूमि है, उन पे इस तरह के मतलब उसको परिवर्तन नहीं किया जावे और उसको किसी भी अन्य उपयोग के लिए अलॉटमेंट नहीं किया जाए। इसके साथ ही जो भूमि पे कब्रिस्तान की जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड से आई हुई है, तो जो वक्फ बोर्ड से भूमि आई हुई है तो आप उसको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, आप सरकार को आदेशित करेंगे कि इस तरह का कार्य नहीं करे जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो, वहाँ विवाद खड़ा हो और इस तरह की भूमि वहाँ अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। श्री आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको 6 घंटे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश के गंभीर विषय है, राजस्थान में आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के कक्षा 1 से 8 तक राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा आरटी में पढ़ने वाला अध्ययनरत छात्रों का भुगतान फीस का किया जाता है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से उनका भुगतान नहीं किए जाने के कारण विद्यालय में अभिभावकों पर प्रेशर और दबाव दिया जा रहा है कि फीस का भुगतान किया जाए। और प्राइवेट विद्यालय वालों की भी मांग है कि हम जिस विद्यालय का अध्ययन करा रहे हैं, जिस विद्यालय में हमें समय पर फीस का भुगतान हो, और उनके हालात ये हो गई कि उनको 1 वर्ष तक अगर नहीं मिलता है तो प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान उनको चलाने में समर्थ हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरटी भुगतान एक समय निर्धारित होना चाहिए जिससे समय पर भुगतान हो और उसका ब्याज मिल पाए। दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसी के साथ कहना चाहता हूं, पिछले बजट 21-3-22 में 3 वर्ष पहले वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना, जिसमें 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं के फीस का भुगतान था, उसकी मात्र 1 किस्त दी आज तक। उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार की किस्त और भुगतान नहीं किया गया, जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं के और अभिभावकों के बीच में बड़ा विवाद हो रखा है। तीसरा, इसी में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना 12वीं क्लास के बालकों के भुगतान का 3 वर्ष का समय हो गया, एक भी बालक की उसकी फीस का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। अभिभावक और विद्यालयों के बीच में बड़ा गंभीर विषय हो रखा है कि वो आपस में तनाव पैदा करके बैठे हैं और फीस का भुगतान नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, इसी में मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरटी एक्ट में पढ़ने वाले 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनकी अंक तालिका के 1 मिनट अंक तालिका में किसी भी निःशुल्क होता है, लेकिन ये डाइट के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों से उससे 50 रुपए का सरकार भुगतान ले रही है। इस भुगतान को बंद किया जाए। इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थान को रोड टैक्स में आपने निःशुल्क कर रखा है, उनके रोजाना गंतव्य स्थान होता है, टोल उनका निःशुल्क किया जाए, जिससे वो शिक्षण संस्थाएं कुछ आर्थिक भार को वहन करने में रहे। बात और कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। इन्होंने इस आरटी एक्ट में अभी एग्जाम का समय है और इस एग्जाम में अभिभावकों के लिए बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार एक्शन ले, उनके प्रवेश पत्र देके उनके एग्जाम कराए और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का आरटीआई का भुगतान, जिससे बच्चे पढ़ सके और इस आरटी एक्ट पर भरोसा कर सके। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में साइबर क्राइम के मामले ऐसे बढ़ रहे हैं कि आम आदमी बड़ा परेशान है। सुबह उठते ही अखबार पढ़ो तो यही खबर मिलती है, वो ठगा गया, वो ठगा गया। आज के भी प्रतिष्ठित अखबार की सबसे हेडलाइन की सुर्खियां यही हैं कि प्रदेश में साइबर ठगों के बढ़ रहे हौसले, कहीं रिटायर्ड अधिकारी व लोगों के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं संगठित अपराध कर रहे अंजाम, कहीं लिख रहे हैं रिटायर्ड अफसर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में संदिग्ध बता धमकी दी, 5 माह से डिजिटल अरेस्ट कर रखा है, 66 लाख ठगे, 41 सिम बिना सत्यापन की जारी की, इनसे 17 करोड़ का फ्रॉड, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 8,50,000 का फ्रॉड। कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ पैसा किस तरह से ये लोग उन लोगों से हड़प रहे हैं जो रिटायर्ड आदमी है, जो नौकरी पेशा आदमी है, सबसे ज्यादा वो ठगा गया। ये कोई आम आदमी, कोई गरीब या अनपढ़ का सवाल नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे व्यक्ति हो रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हो रहे हैं, रिटायर्ड लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है, और उनको इस तरह से वो ठगते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। डिजिटल अरेस्ट करके
उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके मोबाइल से ओटीपी जा रही है, सीधी एपी के फाइनल आती है, कोई चालान के नाम से आती है, कोई बैंक लोन के नाम से आती है, कोई प्रधानमंत्री आवास के नाम होती है। जो ही उनको क्लिक करते हैं सीधा उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनके कंप्यूटर उन अपराधियों के जुड़ जाते हैं। मोबाइल के ओटीपी सीधे उनके पास में जाते हैं और तुरंत वो जितना चाहे, जिस तरह से चाहे वो फ्रॉड करते हैं। ये तभी कर सकता है जब सरकार की कोई ऐसी मंशा हो। सरकार की मंशा है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही, पुलिस के पास संसाधन नहीं है, उनके पास विशेषज्ञ स्टाफ नहीं है, तो ये कैसे रुकेगा? बैंकों के पास जाओ तो बैंक को पल्ला छोड़ झाड़ लेते हैं अपना। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पुलिस महकमे में, साइबर सेल में उन विशेषज्ञ कर्मचारियों को भर्ती करें जो कि इन तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए उनको पता चले। कोई आसान नहीं है, ये जो फ्रॉड कर रहे हैं उनमें से 90% से ज्यादा देश में, प्रदेश में बैठे हैं, उनका पता आईपी एड्रेस से लगाया जा सकता है, पर उसके लिए मंशा होनी चाहिए, उसके साहब आपके विशेषज्ञ कर्मचारी होने चाहिए पुलिस में, तब ये हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति ये हो जाएगी कि लोग इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर देंगे। धन्यवाद। 295 श्री अशोक कुमार जी कोठारी। आभार सभापति महोदय। विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पर समय प्रदान करने हेतु विषय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विवादों के संबंध में। सभापति महोदय, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों के समान अधिकार है। जब बेटियां अपनी मन मर्जी से किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के साथ शादी के मानस से भाग जाती है तो परिवार द्वारा संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस द्वारा बरामदगी कर न्यायालय में पेश करने पर बेटी द्वारा अपने बयानों में माता पिता को पहचानने से इनकार कर अपनी मर्जी से अन्य समुदाय के लड़के के साथ ही रहने का बयान दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता की मृत्यु होने पर उनकी जमीन जायदाद के विरासत के नामांतरण में समान रूप से हकदार होने के कारण पुत्री के नाम हिस्सा दर्ज हो जाता है, परंतु वो मौके पर तो नहीं आती है, लेकिन बाद में अपने हिस्से की जमीन परिवार के अलावा अन्य को बेच देती है, जिससे परिवार एवं न्यायालय में विवाद बढ़ते हैं। इस संबंध में श्रीमान का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में इस तरह के बढ़ते मामलों के कारण विरासत के नामांतरण में लड़कियों के नाम दर्ज करने पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची अपनी माता पिता से रिश्ता तोड़ देती है, उसके बाद माता पिता की संपत्ति के नामांतरण में उसको अधिकार देना कहां तक उचित है। ऐसे विवादों पर अंकुश लगाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम में प्रावधान किया जाना आवश्यक है। उक्त कानून निर्माण के पश्चात लव जिहाद एवं कई बार संपत्ति के लालच में मासूम बच्चियों को फंसाए जाने जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद। श्री रामनिवास जी गावड़िया। माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत सदन का ध्यान जिला डीडवाना कुचामन के परबसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु लगभग 41 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन के आदेश दिनांक 19/1/2023 द्वारा 2.83 हेक्टेयर राजकीय स्वायत्तक भूमि विधिवत आवंटित की गई, जिसका राजस्व अभिलेखों में इंद्राज एवं अमल हो चुका है। ये भूमि परबसर मेड़ता स्टेट हाईवे पर स्थित पर्याप्त क्षेत्रफल वाली जन सुविधा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बावजूद 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना गंभीर प्रशासनिकता शिथिलता को दर्शाता है। वर्तमान में कुछ व्यक्तियों द्वारा निजी स्वार्थों के तहत चिकित्सालय को मुख्य मार्ग से 1 से 2 किलोमीटर भीतर नदी के समीप एवं दुर्गम क्षेत्र में स्थित निजी भूमि पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आमजन विशेषकर ग्रामीण रोगियों को भारी असुविधा होगी तथा सरकार को गुमराह किए जाने की आशंका है। यदि किसी विभागीय तकनीकी कारण से बाधा है तो उसका समाधान वैधानिक प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो स्टेट हाईवे पर उपलब्ध अन्य राजकीय भूमि का विकल्प अपनाया जाए, न कि निजी भूमि को लाभ पहुंचाया जाए। अतः सरकार से अपेक्षा है
कि उप जिला चिकित्सालय का निर्माण पूर्व में आवंटित राजकीय भूमि पर ही सुनिश्चित किया जाए। स्थल परिवर्तन के प्रयासों की निष्पक्ष जांच की जाए। धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी, श्री धर्मपाल जी, श्री लक्ष्मण राम, श्री लक्ष्मण राम जी। माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव विशेष सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत मेड़ता ग्रामीण खोलने बाबत महोदय, उपरोक्त विषयानुगत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में वर्तमान में संचालित सहायक अभियंता कार्यालय में कुल 45,000 उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से इस कार्यालय में कार्यभार ज़्यादा है, जिसमें विद्युत विभाग से संबंधित अधिकांश कार्य लंबित रहते हैं, जिसके कारण आमजन को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ सहायक अभियंता कार्यालय खोलने से 20,000 उपभोक्ता 2 कार्यालय में विभाजित हो जाएंगे। अतः आपसे जनहित में आग्रह है कि मेड़ता शहर और ग्रामीण को अलग करने के लिए अतिरिक्त सहायक अभियंता ग्रामीण खोलने की स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रह। धन्यवाद। श्री हरि सिंह जी रावत। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत भीम विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 23 के दौरान हुए स्टेडियम ऑब्लिक खेल सुविधाओं के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच एवं संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि भीम विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 23 के दौरान निर्मित एवं उन्नत किए गए स्टेडियमों तथा खेल संरचनाओं के निर्माण कार्यों में वित्तीय एवं तकनीकी स्तर पर गंभीर अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों के अनुसार तथा मौके पर मेरे द्वारा किए गए निरीक्षण में ये पाया गया है कि उक्त निर्माण कार्यों में निविदा प्रक्रिया में निर्धारित नियमों एवं मापदंडों की अवहेलना, स्वीकृत राशि से अधिक अथवा अनुचित भुगतान, घटिया गुणवत्ता निर्माण सामग्री का उपयोग, कार्य अपूर्ण तथा अनुपयोगी होने के बावजूद पूर्ण भुगतान तथा निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के में संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप न केवल राज्य सरकार के राजस्व को आर्थिक क्षति पहुंची है, बल्कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों एवं विशेषकर युवाओं के हित पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। माननीय उक्त शासनकाल में संबंधित ठेकेदारों की मिली भगत से अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कराए गए निर्माण कार्यों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। यह भी पाया गया कि कोई स्टेडियम ऐसे हैं जिनकी स्टैंड की छतें क्षतिग्रस्त होकर गिरने की स्थिति में है तथा 4 दीवारें भी टूट चुकी है, जबकि इन स्टेडियमों का अभी तक किसी प्रकार से उपयोग भी नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2018-2023 में किए गए स्टेडियम निर्माण कार्यों की गहन जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई व दोषी ठेकेदारों संवेदकों को ब्लैक लिस्ट कर कानूनी कार्रवाई करते हुए भुगतान वसूली जाने का श्रम करावे। धन्यवाद। श्री हाकिम अली खां। सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से गुजरने वाले हाईवे 52, जो कि लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक 2 लेन होने की वजह से आए दिन वाहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 3 साल में तकरीबन 200 लोगों की जान जा चुकी है। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी मेरे विधानसभा में फतेहपुर के दुर्घटना में एक ही परिवार की 7 औरतों का देहांत हो गया था। अतः मैं सरकार का ध्यान देना चाहूँगा कि उस उस परिवार को मुआवजा सहायता राशि कोई विशेष सहायता दे और भारत सरकार से प्रधानमंत्री से पत्राचार करके तथा के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ से रतनगढ़ तक उस हाईवे को 4 लेन किया जाए। धन्यवाद। श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़। सभापति महोदय जी, आपने नियम 295 तहत सदन में बात रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। विषय है जल संकट,
जल सुरक्षा बनाए रखने की ज़रूरत। जल सुरक्षा के लिए जल की उपस्थिति और ज़रूरत के बीच संतुलन होना ज़रूरी है। इसी संतुलन को बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जा रहे वाटर बजट की अवधारणा सामने रखी है। आयोग के 20/11/2025 वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स रिपोर्ट में इस अवधारणा को ध्यान रखते भारत सरकार ने वरुणी ऐप बनाया है, जो कि आसानी से ब्लॉक लेवल तक की ज़रूरत और उपयोग तय कर सकता है ही साथ ही राज्य स्तर में गांवों तक आंकड़े जाने जा सकते हैं। 18 ब्लॉक की जांच के बाद कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी, भूजल शोषण, बहते पानी का अपर्याप्त उपयोग एवं अलग प्राथमिकताएं सामने आई हैं। नीति आयोग के 2018 कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत गंभीर जल संकट में है और वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में से 120वें स्थान पर है, जहां लगभग 70% जल प्रदूषित है। इसके अतिरिक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल का उपयोग भारत में ही होता है। जल उपलब्धता और भूजल सुरक्षा के लिए पारंपरिक जल स्रोतों और निकायों का उपयोग में रखना अनिवार्य है। इसी दिशा में नीति आयोग ने सरोवर समृद्धि कार्यक्रम द्वारा 1000 जल निकायों को वापस उपयोग में लाना तय किया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अटल भूजल योजना से भी ऐसे ही कुछ काम किए जा रहे हैं। जल सुरक्षा के लिए सरकार और समाज को मिलकर और कठिन प्रयासों करने की ज़रूरत है। वाटर विजन 2047 के बगैर विकसित भारत 2047 मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। धन्यवाद। श्री ललित मीना जी। सभापति महोदय आभार। नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगंज 12 की एक अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मई 2025 में किशनगंज उपखंड के जलवाड़ा गांव में स्थित गणेश तालाब में बैठी हुई भैंसें, लगभग 70 भैंसें, जो पानी में बिजली के करंट की चपेट में आने से मौके पर मृत्यु हो गई। तेज हवा के कारण बिजली का तार टूटने से तलाई में करंट फैल गया, जिससे उसमें बैठी लगभग 70 भैंसें मर गई, जिससे पशु पालक, गरीब और भूमिहीन श्रेणी किसानों की दुग्ध पशु ही आजीविका का एकमात्र सहारा थे। एक साथ इतनी संख्या में पशुधन की हानि से इन परिवारों के सामने गहरा आर्थिक संकट हो गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार ढीले व झूले तारों की शिकायतें करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। तेज हवा के चलने ते ही तार टूटे और हालांकि प्रशासन ने प्रारंभिक जांच करवाई और लेकिन पीड़ित पशुपालकों को अभी तक एसडीआरएफ राज्य आपदा राहत कोष के मापदंडों के अनुरूप पर्याप्त सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस सदन के माध्यम से मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि मृत पशुओं के मालिकों को आपदा राहत पैकेज के तहत प्रति भैंस उचित बाजार मूल्य के अनुसार न्यूनतम 40 से 50 हजार प्रति दूध पशु तुरंत मुआवजा वितरित किया जाए। श्री संदीप जी शर्मा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे प्राचीन मंदिरों के धार्मिक, सामाजिक एवं पुरातात्विक महत्व को समझकर उनके संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष बजट जारी किया है। परंतु हमारी धार्मिक धरोहर बहुत ही विस्तृत और प्राचीन है। उक्त मंदिरों के अलावा भी कोटा शहर में प्राचीन श्री गुरु मथुरेश जी, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री ब्रजराय जी, श्री नित्यनेम माता जी, भैरू जी, श्री अन्नदाता जी एवं गोवर्धनधारी भगवान के मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण कोटा शहर की स्थापना के समय या उससे पूर्व का है। ये मंदिर न केवल आम जन
अपितु रियासत काल में राज परिवारों की भी आस्था के केंद्र रहे हैं। किंतु खेद का विषय है कि समय की मार से ये मंदिर जर्जर होते जा रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है, पत्थर बाहर आ रहे हैं। ऐसे में ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं, जिससे न केवल जनहानि का अंदेशा है बल्कि पुरातत्व महत्व की संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि नियमित रूप से देवस्थान विभाग को इनकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेजे जाते रहे, किंतु अभी तक इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है। साथ ही मथुराधीश कॉरिडोर की घोषणा में राशि स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए। मैं इस हेतु मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है, कोटा शहर के प्राचीन मंदिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु पर्याप्त बजट स्वीकृत करवाया जाए। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विधानसभा के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कोटा शहर को शिक्षा जगत में कोचिंग सेंटर के कारण शिक्षा की काशी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इन कोचिंग सेंटरों के कारण देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा एवं कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं। कोटा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति और ज्ञान के ऐसे महान नायक हुए हैं जिनकी शिक्षाएं एवं विचार आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने जाने हेतु कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा 13 जून 2016 को आयोजित प्रबंध मंडल की 29वीं बैठक में कोटा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय किए जाने की अनुशंसा का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी तक उक्त अनुशंसा लंबित है। कोटा विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर होने से न केवल छात्र छात्राओं को उच्च आदर्शों और राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह विद्यार्थियों के लिए नाम परिवर्तन से कोटा की शैक्षणिक पहचान को एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम प्रदान करेगा। अतः आपके माध्यम से मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा का नाम स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कोटा करने की शीघ्र अनुशंसा करें। धन्यवाद। श्री रामस्वरूप जी लांबा। धन्यवाद सभापति महोदय। विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों का संचालन में लगातार कमी आ रही है। उपखंड मुख्यालय पीसांगण एवं नसीराबाद के ग्रामीण व्यापारी एवं आम नागरिक जो दैनिक कार्यवश एवं व्यापारिक कार्यवश या और भी किसी काम से अजमेर आवागमन होता है, अजमेर आवागमन हेतु परिवहन विभाग के रूप में रोडवेज बसों का उपयोग में लिया जाता है। पंचायत समिति एवं उपखंड मुख्यालय पीसांगण हेतु ब्यावर डिपो से पाली, रास, ब्यावर, पीसांगण, रियाबड़ी, पीसांगण से अजमेर वाया मांगलियावास, ब्यावर से नसीराबाद वाया लेडी, बागसुरी बस सेवा का संचालन बंद कर दिया जाता है, जिससे पीसांगण के आसपास के ग्रामीण छात्र छात्राएं, व्यापारी, रास, ब्यावर स्थित सीमेंट प्लांट में सैकड़ों की संख्या में मजदूरी करने वाले मजदूरों को इस बस सेवा के बंद करने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम सेवा का संचालन भी ब्यावर डिपो द्वारा मनमर्जी से किया जा रहा है। रोडवेज बस सेवा का नियमित संचालन जिन रूटों पर किया जाना अति आवश्यक है, उनमें प्रमुख रूट निम्नानुसार है। पाली से रियाबड़ी वाया पीसांगण, पीसांगण से अजमेर वाया मांगलियावास, ब्यावर से बागसुरी नसीराबाद, अजमेर से नसीराबाद, अजमेर श्रीनगर अरई, अजमेर श्रीनगर रामसर बोराड़ा। मेरा आग्रह है कि उपरोक्त मार्ग पर बसों का संचालन सुचारू रूप से किया जावे, जिससे व्यापारी, महिलाओं एवं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं मजदूरों को सुविधा मिल सके एवं जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह जी चौहान। श्री चंद्रभान सिंह जी चौहान। श्री उदयलाल जी बढ़ाना। श्री उदयलाल जी बढ़ाना।
सभापति महोदय, आपने विधानसभा के नियम 295 विशेष उल्लेख पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विषय कुमार प्रजापत समाज की आवा कजावा प्रणाली से जुड़ी आजीविका की समस्या के संबंध में महोदय, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान के कुम्हार ओब्लिक प्रजापत समाज की आजीविका का प्रमुख साधन आवा कजावा प्रणाली एवं मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा परंपरागत एवं पर्यावरण अनुकूल कार्य को प्रदूषण की श्रेणी में मानकर समाज के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। निवेदन है कि आवा कजावा प्रणाली को शीघ्र प्रदूषण रहित श्वेत सूची में शामिल किया जाए तथा कुमार प्रजापत समाज की आजीविका की सुरक्षा हेतु नई 2026 आजीविका नियमावली जारी की जाए। साथ ही हर पंचायत स्तर पर मिट्टी उपलब्ध कराने एवं प्रमुख शहरों में मिट्टी के बर्तन विक्रय हेतु आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए जाएं। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश मोदी जी। सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत अपने क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किशनगढ़ से कोटपुतली तक लाया जा रहा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मेरे क्षेत्र से गुजरता है। इस परियोजना से किसानों की अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि 1669 हेक्टेयर अधिकृत की जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह सड़क धरातल से 10-15 फीट ऊंचाई पर बनाई जाएगी। 8-10 फीट आपने लिखा। जिन खेतों के बीच से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, उसके दोनों ओर आना जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। खेतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सिंचाई, पशुपालन और कृषि कार्य प्रभावित होंगे। भूमि का मुआवजा भी किसानों की वास्तविक क्षति की भरपाई नहीं कर पाएगा। माननीय सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कोटपुतली से सीकर 4 लेन पहले से स्वीकृत है, जो लगभग इस प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के समानांतर है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को किसानों के हितों की रक्षा करते हुए जहां तक हो सके कोटपुतली सीकर मार्ग के अलावा पहले से बने राजमार्गों को काम में लेते हुए बनाएं, जिससे किसानों की बेशकीमती जमीन भी बचेगी और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी बन सकेगा। अथवा किसानों के हित में इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया जावे या इसे जमीन के समतल हाईवे के रूप में बनाया जावे। धन्यवाद। श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत मेरी विधानसभा क्षेत्र बहरोड के 6 ग्राम खापरिया, उटोली, नंगली जागीर, फतेहपुरा, पोरूला एवं बंथला की जल जीवन मिशन के तहत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात निविदाएँ नहीं लगाई गई है, लेकिन इन गांवों में स्रोत स्थापित 5-7 का हवाला देकर के ग्रामों की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अतः निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र के बहरोड के 6 गांवों की निविदा प्रक्रिया को जारी रखा जाकर जल मिशन जीवन मिशन के तहत कार्य पूर्ण करवाए जाए, ताकि इन लोगों में आम जन को पेयजल उपलब्ध हो सके। इन गाँवों में जल जीवन मिशन के कार्य शुरू हो गए थे, जो दिनांक 24/6/2023 से बंद है। नगर पालिका परडोह, जखराना, गंडाला
शहजादपुर, नंगलिया, खेड़की, जागुआस, मिलकपुर, खोरी, गुगड़िया, चांदीचाना, बन्नड़, डवानी, डेस, जैनपुर बास, रिवाली, ढूंढारिया, कालिया होड़ा, गुत्ती, ढिंडोर, बिजोरावास, गोलावास, तसिंग, किशन नगर, अकलीमपुर, पीपली, डूमरोली, जैतपुर, कानावा, ढीकवाड़, हुड़िया खुर्द, विजयनगर, मादरी कला, तलवाना, गिगलाना, मंगलपुर, काठूवास, कुल 40 गांव। इन गांवों में मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा जयपुर, मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी जयपुर कार्यरत थे तथा दिनांक 24/6/23 से बंद है। इन फर्मों से या किसी अन्य योजना के तहत इस काम को चालू कराया जाए जिससे लोगों को पानी मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। पर्ची श्री विनोद कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का समय दिया। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान की नशे की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के पूरा राजस्थान चिंतित है और मैंने राजस्थान विधानसभा और सरकारी आंकड़ों की जब बात करें, डोडा पोस्ट के जब ठेके हुआ करते थे 16/3/2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पे बैन लगाया गया और जब मृत्यु दर की बात करें, नशे की प्रवृत्ति से, मेडिकेटेड नशों से मरने वालों की संख्या और प्राकृतिक जो पोस्ट के सेवन के करने से मरने वालों की संख्या तो 2005 से लेकर के 2025 तक डोडा पोस्ट का जिस व्यक्ति ने सेवन किया उससे मरने वालों की संख्या मात्र 2 और अन्य मेडिकेटेड नशों से मरने वालों की संख्या लगभग मैंने 31 दिसंबर 23 से लेकर के जनवरी 25 तक जब आंकड़े मांगे गए तो उसमें 65 युवा साथियों की मृत्यु पाई गई। ये तो हैं सरकारी आंकड़े, लेकिन 15 सालों के अंदर कितने जो बच्चे युवा साथी मरे उसके आंकड़े और भी गंभीर हैं। मेरा मानना है कि प्राकृतिक जो डोडा पोस्ट की खेती की जाती थी, इससे राजस्व की आय होती थी और खेत में काम करने वाले किसान हो, अन्य हो, उससे काम भी करते थे और जो इसका मेडिकेटेड और इस प्राकृतिक का अगर डॉक्टरी हिसाब से आंकलन किया जाए तो मैं मानता हूं कि प्राकृतिक नशा व्यक्ति के दिमाग को और कार्य क्षमता भी उसकी अधिक होती थी और मेडिकेटेड नशे से व्यक्ति का दिमाग खराब और उससे मरने वालों की संख्या भी बच्चों की ज़्यादा है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके अपने राजस्थान विधानसभा में चर्चा करके इस तरीके के हमें निर्णय लेने पड़ेंगे क्योंकि इनसे पोस्ट से मरने वालों की संख्या 2 है और अन्य मेडिकेटेड नशों से हर रोज कोई न कोई युवा साथी मर रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे पुनर्विचार करके हमें इस पे सोचने और विचार करने का विषय है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। प्रदेश में प्रजापत कुमार समाज अपने पैतृक धंधे मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम करता है और उसके लिए चाहे वो ग्रामीण एरिया में हो चाहे शहरी एरिया में हो, उनके लिए समुचित मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सरकार से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उनको ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह या तलाई जहाँ भी हो वहाँ उनकी मिट्टी उठाने का काम चाहे वो पैसे लेकर किया जाए, लेकिन एक जगह उनकी चिन्हित की जाए जिससे उनको मिट्टी लाने में कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे में क्या मिट्टी तो उनको मिलती है, लेकिन गांव में जहां भी अगर वो मिट्टी लाते हैं वहां से महीने 20 दिन मिट्टी आ जाती है और उसके बाद गांव वाले या पड़ोसी उसका विरोध करते हैं और उनको बर्तन बनाने में जो मिट्टी की आवश्यकता होती है उसके लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में सरकार
हर पंचायत स्तर पर, नगरपालिका स्तर पर प्रजापति कुमार समाज के लिए मिट्टी का समुचित प्रबंधन करे, जिससे उनके कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं हो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और उनका पूरा परिवार उसी काम से जुड़ा हुआ होता है। और साथ में ही उनके अगर बर्तन की हर जिले पे या जब भी कोई प्रदर्शनी हो तो वहाँ उनकी स्टॉल लगाई जाए। और सरकारी ऑफिस जितने भी हैं उनमें भी मिट्टी के बर्तन आवश्यक रूप से हों। जैसे कुछ ही दिन पहले शिक्षा मंत्री ने भी स्वदेशी उत्पाद जो हैं वो ऑफिस में ही खरीदे जाएं, वैसे इसी गांव के उत्पाद उसी सरकारी कार्यालय में, जैसे आगे गर्मी आने वाली है, कि मिट्टी के बर्तन भी वहां खरीदे जाएं। जय हिंद, जय भारत। श्री डूंगर राम गिदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। राजस्थान प्रदेश में पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ समिति बिश्नोई समाज की अगुवाई में पिछले 2 सालों से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी के पेड़ की अंधाधुंध कटाई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, इसको बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 नवंबर 2024 को जब बिश्नोई समाज द्वारा राष्ट्रीय स्तर के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव था, उस समय खींवसर का उपचुनाव था। आपको लगा कि खींवसर का उपचुनाव हार रहे हैं, इसलिए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई। खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन चुनाव निकल गया, चुनाव जीत लिया, मुद्दे को जुमले की ठोकरी में डाल दिया गया। कानून क्या बनाना था? 1 साल बाद संसदीय मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेड़ काटने पर 100 रुपये जो जुर्माना था उसकी बजाय 1000 रुपया कर दिया जाएगा, और इसके अलावा वन विभाग की लकड़ी काटने पर जो 6 महीने की सजा थी उसकी जगह मात्र 5000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की और बड़ी परमिशन है वो मिल गई। मुझे नहीं यानी ये कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं। बीकानेर में है 60 महिलाएं बैठी हैं, 429 पुरुष है वो अन्न जल त्याग करके बीकानेर के अंदर धरने पर आमरण पर बैठे हैं। मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 3 की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक बातचीत के लिए नहीं आया। सरकार का कोई मंत्री धरनार्थियों जावे और पर्यावरण को बचाने का काम है वो किया जावे। बहुत गंभीर ये माध्यम मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मां अमरता देवी अमर रहे। बैठे हैं, कम से कम सरकार को इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए, उनसे जाके बात करे। और खेजड़ी जो है राज्य का वृक्ष नहीं है, देव वृक्ष है, लोग पूछते हैं उसको, और आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी है। तो इस पर कोई नीति तो स्पष्ट करे आप लोग। आज तक अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी ने भी 3 मिनट हो गए। आप बोलना शुरू करो ना। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आप ही के गृह जिले का है, आप ही के गृह जिले का है, और मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान के जुमले पे सरकार में आने वाले लोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। कल बोली के अंदर जो हुआ, महिला के पांव काट दिए गए, मर्डर कर दिया गया, और आज अभी हमारे बूंदी से आने वाले विधायक एक अलग मामला जिक्र कर रहे थे, और अब आपके गृह जिले का मसला, कानून व्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा मसला आपके गृह जिले का। एक बच्ची 15 साल की बच्ची, उसको अटेंडेंस के लिए इतना टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड नोट लिख करके और जहर खा लिया। तो इससे ज्यादा बड़ी खतरनाक बात नहीं हो सकती है। मैं गृह मंत्री जी से भी और हेल्थ मिनिस्टर से भी, दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले तो बच्ची की जान बचाएं, उसको पूरा इलाज दें, प्रोटेक्शन दें, जहां भी वो भर्ती है कोशिश की जाए कि उसको पूरा जीवनदान मिल सके। और दूसरी मैं गुजारिश करना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मंत्री महोदय बातें मत करो, एक्शन लो, ये इन स्कूलों पे एक्शन लो। ये इस तरीके की बातें करके किसी बच्ची को टॉर्चर कर दे, ऐसा माहौल बना दे, माँ बाप को नोटिस भेजा और नोटिस देख करके उसने सुसाइड कर ली, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी स्कूलों पे कार्रवाई हो,
ऐसी स्कूलों पे कार्रवाई हो। और खाली उन्होंने क्या किया कि बच्ची के माँ बाप को टॉर्चर किया और स्कूल में यह कर दिया कि इस बच्ची से कोई बात नहीं करेगा, और मामला खाली अटेंडेंस शॉर्ट का है। अटेंडेंस शॉर्ट होने पे एग्जाम नहीं देने दिए। शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं, संज्ञान लो। आप किन जुमलों पे सरकार में आए ये ध्यान रखो। आपने नारे दिए थे महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, और आज अगर अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ महिलाओं पे हो रहा है। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि संज्ञान ले। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं। श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डॉक्टर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की 01 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। करूरीलाल जी मीणा। श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री जवाहर सिंह बेडम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की धारा 32 की अनुपालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की मेज पर रखती हूँ। श्री सुमित गोदारा। दोनों की लिस्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2001 की धारा 14 के अंतर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025-26 सदन की मेज पर रखता हूं। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।